हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एजुकेशन की जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो आपको क्वेश्चन पेपर करवाया था, वो वीडियो सभी लोगों ने देखी और बहुत सारा प्यार दिया। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और इसी सपोर्ट की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम एजुकेशन की बुक की एक होल वीडियो बना दीजिए जिसमें मिनिमम सारे चैप्टरों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये सभी उन बच्चों के लिए जिन्होंने सच में बहुत मेहनत करी है और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में भी मेरी मदद करी है। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए, और आप भी उनमें शामिल होना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके। और ये जो वीडियो है, सच में इसे बनाने में और इसकी सारी पीपीटी बनाने में और पूरी बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लगा है मुझे और इसको तैयार करने में। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। तो आप फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। हम लोग बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th चल रहा है हमारा। और सेमेस्टर 5th में आपकी जो एजुकेशन की बुक है जिसका नाम है कार्यस्थल को समावेशी बनाना, और इंग्लिश में इस बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। इस बुक की पूरी होल बुक में जो इतने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने की संभावना है आपके पेपर में, उन सभी 10 क्वेश्चनों को मैं लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आप फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके प्यारे से लाइक से। और हाँ, अकेले अकेले पास होने की मत सोचना, गलत बात होती है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी पास हो जाएं और अपने अच्छे मार्क्स ला पाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है विकलांगता क्या है तथा इसके मॉडलों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको विकलांगता बतानी है कि विकलांगता क्या होती है। किसी भी कार्य को करने की अक्षमता या किसी भी कार्य को करने की क्षमता ना होना ही विकलांगता कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, वो क्या है, वो विकलांग है। क्यों? क्योंकि वो चलने का जो कार्य होता है वो नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, तो देखने का जो कार्य है जो वो नहीं कर पा रहा है, वो क्या है, वो एक विकलांगता है। तो यही विकलांगता कहलाती है। और इसके कुछ मॉडलों के बारे में आपको व्याख्या करनी है जो आपके चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं। और जो हमारा पहला मॉडल है वो है मेडिकल मॉडल। यानी विकलांगता मेडिकल मॉडल के अंतर्गत विकलांगता जो है वो एक व्यक्ति की चिकित्सक स्थिति के रूप में देखी जाती है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसे मेडिकल और दवाइयों द्वारा ठीक किया जाता है और ये शरीर के किसी भी अंग, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और इसे दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है। यही मेडिकल मॉडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैरिटी आधारित मॉडल। चैरिटी आधारित मॉडल के अंतर्गत इसमें जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए सहानुभूति का दृष्टिकोण रखा जाता है, उनके लिए सहानुभूति दिखाई जाती है। और इसी के अंतर्गत ब्रिटिश काल के दौरान कई मिशनरियों की स्थापना की गई जो चैरिटी आधारित मॉडल को अपनाती हैं और उन्हें बढ़ाने का कार्य करती हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा धार्मिक मॉडल। धार्मिक मॉडल के अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें एक बुराई के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है ये जो उनकी विकलांगता है ये उनके पिछले जन्म के आधार पर है। यानी अगर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कार्य किए हैं तो ये उन्हीं का फल है, उन्हें जो मिला है ये इस जन्म में उन्हीं का पिछले जन्म का फल है जो उन्हें एक विकलांगता के रूप में मिला है। इसके अंतर्गत आप एक और मॉडल लिख सकते हैं जो है सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें सभी व्यक्ति यानी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए मदद की भावना रखी जाती है और उनके लिए मदद देने की कोशिश की जाती है और इन्हें सभी को समान रखा जाता है सामाजिक मॉडल के अंतर्गत। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समावेशन की अवधारणा क्या है। यानी समावेशन क्या है, आपको मेनली इस पूरे क्वेश्चन में यही बताना है। समावेशन का अर्थ ये होता है सभी को समान लाना और सभी को समान शिक्षा देना ही समावेशन कहलाता है।
यानी सभी बालक बालिकाएं, लड़का लड़की कोई भी हो, विकलांग हो या गैर विकलांग हो, सभी को समान पटल पर लाना और सभी को समान समझना और उन्हें समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशन कहलाता है। अब समावेशन के कुछ कुछ प्रकार या कुछ रूप कह सकते हैं, कुछ प्रकार हैं, जिसमें से कुछ प्रकार मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। पूर्ण समावेशन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी बालक या छात्र को पूरी तरीके से समावेशन की अवस्था में लाया जाता है और सभी छात्रों के साथ उसे शिक्षा दी जाती है और उसके विकलांगता को ध्यान में ना रखकर उसकी क्षमता के आधार पर उसे शिक्षा दी जाती है। अगर वो किसी कार्य को करने में सक्षम है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उसे वही कार्य या वही शिक्षा दोबारा दी जाती है ताकि वो सक्षम हो सके। एंड देन आता है हमारा आंशिक समावेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, यानी इसमें हम विद्यार्थियों के जो सहपाठी होते हैं उनकी योग्यता के, उनके योगदान को देख सकते हैं। इसमें हम विद्यार्थियों के जो सहपाठी होते हैं यानी फ्रेंड्स होते हैं उनकी कोई योगदान नहीं होता, पर इसमें योगदान होता है। वो अपने सहपाठी यानी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बातचीत करते हैं, अपने जितने भी अनुभव होते हैं उन्हें शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य धारा। मुख्य धारा के अंतर्गत क्या होता है, सभी को समान रखकर शिक्षा दी जाती है और सभी को एक पटल पर लाया जाता है। मानव की जो कक्षाएं होती हैं उनमें शामिल किया जाता है ताकि मानव का विकास किया जा सके, उनके साथ भेदभाव ना हो, इस बात पर जोर दिया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है शारीरिक विकलांगता क्या है, यानी शारीरिक आधार पर जो विकलांगताएं होती हैं वो क्या हैं, या आप कितने प्रकार की शारीरिक विकलांगताओं को जानते हैं, या फिर शारीरिक विकलांगताओं से क्या अभिप्राय है। कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है शारीरिक विकलांगता के आधार पर। जैसे कि शारीरिक विकलांगताएं कौन कौन सी होती हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित विकलांगताएं होती हैं वो शारीरिक विकलांगताएं होती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का पैर ना होना या फिर हाथ ना होना, उसे किसी चीज़ को करने में अक्षमताएं होना, वही शारीरिक विकलांगता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का पैर नहीं है तो वो चलने का कार्य जो है वो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है, वो एक शारीरिक विकलांगता है। और उसकी कुछ विकलांगताएं आपको नीचे देखने को मिलेंगी, चलिए इनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका श्रवण बाधिरता एवं दुर्बलता। श्रवण बाधिरता का मतलब ही ये होता है कि ऐसे लोग जो आवाज़ निकालने में असमर्थ हों, यानी बोलने में उन्हें कठिनाइयाँ होती हों, आवाज़ नहीं निकल पाती हो उनकी, तो वो श्रवण बाधिरता के अंतर्गत आते हैं। और दुर्बलता के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें सुनाई तो देता है, पर उन्हें सुनाई जो होता है, पर्यावरण की जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। इसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत उनकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत स्लो होती है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। उन्हें श्रवण बाधिरता एवं दुर्बलता वाला रोग होता है, जिसकी वजह से उन्हें पर्यावरण की जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितना लाउड बोल रहे होते हैं, पर रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सुनने में कठिनाइयाँ होती हैं या आवाज़ निकालने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो आवाज़ में बोलते हैं, वो श्रवण बाधिरता दुर्बलता वाली ये अवस्था से ग्रस्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दृष्टि बाधित एवं अक्षमताएं। ये क्षमता नहीं है, ये अक्षमता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मुझसे, तो ये अक्षमता है। ठीक है, अक्षमता। इसके अंदर क्या होता है, जो दृष्टि से रिलेटेड बाधाएं होती हैं, देखने से रिलेटेड जो बाधाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे लोग जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है वो दृष्टि बाधित अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। इन्हें 20 फुट से ज़्यादा का नहीं दिखाई देता, यानी ये 20 फुट के अंतर्गत ही चीज़ों को देख सकते हैं, इससे दूर की चीज़ें इन्हें नहीं दिखाई देती, जिनकी वजह से ये बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने में ये अक्षम होते हैं। और ये जो समस्या है ये कई कारणों से उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आंखों में चोट लग जाना, या कार्य करते समय आंखों में कोई कमी हो जाना, आंखों का संक्रमण हो जाना, या फिर गर्भावस्था के दौरान कुछ हानि हो जाना आंखों में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं ये इस टाइम पर या इन कारणों की वजह से हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमस्तिष्क पक्षघात। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, या ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारी जो मस्तिष्क के अंतर्गत जो अक्षमताएं होती हैं उसमें हम इसको देख सकते हैं। ये जो अक्षमताएं होती हैं ये आमतौर पर चोट लगने के कारण, या भ्रूण अवस्था में, या फिर
गर्भावस्था में जो हानि हो जाती है उसकी वजह से, या फिर डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तब भी ये प्रमस्तिष्क पक्षाघात की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी, ये दिमागी प्रॉब्लम होती है, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। और इसमें हम बहुत सारी ये चीज़ों को देख सकते हैं कि शरीर जब ये प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो शरीर के कई अंगों या कई हिस्सों का कार्य नहीं कर पाता इसके अंतर्गत। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम अक्षमता तथा इसके प्रकार। ये क्षमता नहीं है, ये अक्षमता है। सॉरी, ये गलती से हो गया है, ये अक्षमता आएगा। अधिगम अक्षमता तथा इसके प्रकार बताइए। यानी अधिगम की कोई भी चीज़ लर्न करने की जो हमारी अक्षमता होती है उसके बताना है कि अगर हम कोई भी चीज़ लर्न करना चाहें, सीखना चाहें, तो उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या अर्थ होता है? देखिए, अगर हम कोई भी अक्षरों को पढ़ने में, समझने में और उन्हें देखकर हमें समझ नहीं आता कि वो क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ मैं अगर ये लिख दूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा है। ये लिख दूँ तो आप बता सकते हैं ये का से कबूतर लिखा है, तो ये क्या है ये आप बता पा रहे हैं। लेकिन डिसलेक्सिया से संबंधित लोग या इससे ग्रस्त लोग, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या अक्षर लिखा है, उन्हें अक्षरों की पहचान करने में प्रॉब्लम होती है। यही जो समस्या है डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी डिसकैलकुलिया। ये जो हमारा डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यही है कि डिसकैलकुलिया के बच्चों को कैलकुलेशन यानी गणित की जो चीज़ें होती हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होती हैं। उन्हें गणित की जो चीज़ें होती हैं यानी सवाल जो होते हैं वो नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5+5 इक्वल टू क्या होता है, आप में से सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ इसका आंसर 10 होता है। पर डिसकैलकुलिया के जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उन्हें ये सवाल करने में बहुत कठिनाई होगी, उन्हें नहीं समझ में आता कि इसका क्या मतलब है। तो ये जिन्हें मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के जो पीड़ित लोग होते हैं यानी डिस्ग्राफिया से जो ग्रस्त लोग होते हैं उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। उनकी जो लिखावट होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, वो खुद ही अपनी लिखावट को नहीं समझ पाते। यानी डिस्ग्राफिया के जो बच्चे हैं यानी डिस्ग्राफिया से जितने भी लोग पीड़ित होते हैं उनकी लिखावट जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो लिख नहीं पाते, उनकी जो लिखावट होती है वो समझने के लायक नहीं होती है। और ऐसी जिनकी भी लिखावट होती है वो डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के जो व्यक्ति होते हैं यानी डिस्प्रैक्सिया से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं यानी वो भाषा और जो हमारे विचार होते हैं, जो धारणाएं होती हैं उनको समझ नहीं पाते। उन्हें भाषा समझने में, विचारों को समझने में और उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। वो किसी भी चीज़ को वो समझ नहीं पाते, यानी उन्हें समझने में कठिनाई होती है और ख़ासकर उन्हें भाषा में कठिनाई होती है, यानी वो भाषा को नहीं समझ पाते और विचारों को नहीं समझ पाते, विचारों को नहीं समझ पाते। वो क्या है, वो डिस्प्रैक्सिया से ग्रस्त लोग हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथक्करण क्या होता है। अब देखिए, पृथक्करण का सिंपली अर्थ है पृथक करना। यानी अगर आप किसी भी स्टूडेंट या किसी भी छात्र को पृथक करके उसे पढ़ाते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, उसे अलग रखते हैं समाज से, उसे बिल्कुल अलग रखा जाता है। आपने कभी स्पेशल स्कूल्स के नाम सुने हैं? स्पेशल विद्यालय जो होते हैं वो क्या है, वो एक पृथक्करण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो हैंडीकैप बच्चों को या फिर जो जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल अलग रखते हैं, पृथक रखते हैं समाज से। तो वो क्या कहलाता है, वो पृथक्करण कहलाता है। समाज से ऐसे छात्रों को अलग रखना या ऐसे व्यक्तियों को अलग रखना जो
हैंडीकैप हैं वही पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण का सिंपली अर्थ ही ये है कि पृथक कर देना, किसी को समाज से बिल्कुल अलग मानना, उसे पृथक कर देना ही पृथक्करण कहलाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है एकीकरण क्या है तथा इसके प्रकार बताइए। यानी एकीकरण क्या होता है। एकीकरण जैसे कि पृथक्करण है, पृथक कर देना, अलग अलग कर देना, उसी प्रकार एकीकरण है सभी को एक साथ लाना, यानी ये समावेशन को बढ़ावा देता है। हम एकीकरण और समावेशन को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ जो होता है कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों में ही एक साथ सबको लाने की बात होती है, एक साथ शिक्षा देने की बात होती है, एकीकरण में भी और समावेशन में भी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की तरह होते हैं। तो इसी तरह से हम एकीकरण को देख सकते हैं। समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, एक ही क्लास में रखना, चाहे वो विकलांग हो या गैर विकलांग हो, सभी को एक साथ लाना, उन्हें एक साथ शिक्षा देना और उन्हें एक जैसा व्यवहार देना, एक जैसा वातावरण देना ही एकीकरण कहलाता है। आई होप आपको एकीकरण समझ में आ गया होगा कि एकीकरण क्या होता है। अब इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। शारीरिक एकीकरण, यानी शरीर के आधार पर सभी के साथ एकीकरण, यानी उनके साथ शरीर के स्तर पर या शरीर के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करना और उन्हें शरीर के आधार पर समाज से अलग ना रखना ही शारीरिक एकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एकीकरण, यानी समाज में सभी बच्चों को एक समान रखना, एक जैसी शिक्षा देना, एक समान व्यवहार करना ही सामाजिक एकीकरण कहलाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कार्यात्मक एकीकरण। कार्यात्मक एकीकरण यानी कार्य के स्थल पर सभी को समान रखना। ऐसा नहीं है अगर कोई हैंडीकैप है या फिर कोई चल नहीं सकता या फिर उसे कोई और डिसेबिलिटी है तो आप उसे एक कार्यस्थल पर समान नहीं रखेंगे, उसकी पोस्ट जो होगी वो हमेशा नीचे रहेगी, नहीं। हमें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रखना है, ना कि उनकी शारीरिक बनावट के अनुसार। तो इसीलिए कार्यस्थल में भी शारीरिक एकीकरण होता है या फिर कार्यस्थल में एकीकरण होना ज़रूरी है अब किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए, और यही इसके प्रकार भी कहलाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है समावेशन क्या है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्कों की चर्चा कीजिए। यानी समावेशन का अर्थ है कि समाज में एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना या ऐसा वातावरण बनाना जो व्यक्ति की क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसे समाज में समान रखे, ना कि उसके शारीरिक आधार पर। और एक ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी व्यक्ति, यानी चाहे वो डिसेबल हो या फिर नॉन डिसेबल हो, नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, सभी को समान रखकर समान शिक्षा देना, समान व्यवहार करना, समान पटल पर लेकर आना ही समावेशन कहलाता है। आई होप आपको समावेशन क्या है ये पता चल गया होगा और समावेशन को आप कैसे लिख सकते हैं आपको ये भी पता चल गया होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके फ्रेमवर्क हैं उनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फ्रेमवर्क दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका सालामान का सम्मेलन 1994। अब देखिए सालामान का सम्मेलन जो है वो 1994 में ये हुआ था और 1994 में ये 92 सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें 28 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। और इसमें ये जो संगठन था ये सभी के लिए शिक्षा पर, सभी के लिए शिक्षा विषय पर बनाया गया था। और ये जो हुआ था ये सालामान का स्पेन में हुआ था। सालामान का एक जगह है जो स्पेन में है, ये वहाँ हुआ था। और तभी से इसके अंदर जो घोषणा पत्र पढ़ाया गया था और जो नीतियाँ बनाई गई थी उसे सालामान का सम्मेलन के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें मेनली सभी के लिए शिक्षा पर बात की गई थी, चाहे वो विकलांग हो या नॉन विकलांग हो, यानी नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, दोनों के लिए शिक्षा पर, यानी सभी के लिए समान शिक्षा पर बल दिया गया था सालामान का सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारा सभी के लिए शिक्षा। ये भी इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि इसी में भी सभी के लिए शिक्षा यानी सबको समान रखकर बिना किसी भेदभाव के उसको बढ़ावा देना, उसके लिए शिक्षा देना, ये बनाया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 150 राष्ट्रों ने मिलकर योगदान दिया था और इन सभी ने मिलकर इसमें योगदान दिया और सभी के लिए शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया, ताकि सभी का जो शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए शिक्षा का जो मुद्दा है उसको
हासिल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा डकार सम्मेलन, जो कि हमारा 2000 में आया था। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये व्यक्ति, युवा, बच्चों, इन सभी के मामलों में और इन सभी के अधिकारों की बात करता है और इन सभी की शिक्षा पर भी ये जोर देता है, जिसके अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन भी चलाया गया था। सभी के लिए शिक्षा 2000 भी इसमें चलाया गया था। इसके अंतर्गत ये सम्मेलन भी चलाया गया था ताकि सभी को समान शिक्षा दी जा सके, सभी बालक बालिका, युवा, सभी वयस्क वगैरह सभी को शिक्षा दी जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। आई होप आपको डकार सम्मेलन भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो पूरी बुक है, ये मैंने आपको चैप्टर वाइज बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, बिल्कुल बुक में से पढ़ाया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूरी बुक का लिंक दे दूंगी, जिसमें से आप इसे चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे बने। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है विकलांगता अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा विकलांगता अधिनियम 1995 आया था, उसके जो मुख्य प्रावधान थे उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। और 1995 का जो हमारा अधिनियम था, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधानों को लाया गया है, या कुछ प्रमुख प्रावधान इसके अंतर्गत थे। पहला था हमारा निःशक्तता की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत ये लाया गया कि विकलांगता के जो कारण हैं उनका जल्दी से जल्दी पता लगाना और उनकी रोकथाम करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी विकलांगता के केस होते हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं या फिर उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको जड़ से पता करना और उसका शीघ्र पता करके उसकी रोकथाम करना इसके अंतर्गत लाया गया 1995 के अंतर्गत। फिर हमारा शिक्षा, जो हमारी पीडब्ल्यूडी अधिनियम आया था, यानी पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का जो ये हमारा अधिनियम था, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि विकलांग बच्चे जो हैं उन्हें मिनिमम 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं। और जो गैर विकलांग बच्चे हैं उन्हें कब से कब तक फ्री शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और जो हमारे विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें 18 साल तक फ्री शिक्षा दी जाती है। एंड नेक्स्ट आया हमारा रोजगार। रोजगार के अंतर्गत कहा गया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार का वादा किया गया कि इन्हें रोजगार दिया जाएगा और इनके लिए 3% की जो सीटें होती हैं, 3% की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित कर दी गई, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो आगे बढ़ सके और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। इनके लिए 3% जो आरक्षण सीट है उन्हें रखा गया, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे ऐसे लिखा जाएगा सकारात्मक। ओके, सकारात्मक, ये ऐसे लिखा जाए सकारात्मक कार्यवाही। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो हमारे पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 है, इसे यह आश्वासन दिया गया कि विकलांग लोगों को सहायता और उपकरण दिए जाएंगे, यानी टाइम के अनुसार उन्हें सहायता दी जाएगी, उन्हें उपकरण दिए जाएंगे, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपना विकास कर सकें और उन्हें कोई भी समस्या ना आए। और नेक्स्ट इसमें रखा गया 7 प्रकार की विकलांगताएं, यानी 7 प्रकार की विकलांगताओं को 1995 के अंतर्गत रखा गया था पीडब्ल्यूडी अधिनियम में। अब वो 7 प्रकार की विकलांगताएं कौन सी थी, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ आप समझदार भी हो या फिर ऐसे ही हो। तो समझदार हो तो जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स में सारी जो 7 विकलांगता हैं वो लिखो, और अब कितनी है ये भी आपको लिखना है। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 क्या है तथा इसके मुख्य प्रावधान लिखें। यानी एक और हमारा अधिनियम आया था, राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006। अब वो क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि 2006 में जो हमारा अधिनियम आया था उसमें ये हमारी शिक्षा पर बल दिया गया, रोजगार पर बल दिया गया, और जो हमारी पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में जो कमियां थी
उसको उजागर किया गया है इसके अंतर्गत। और इसके कुछ प्रमुख प्रावधान दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा रोकथाम में प्रारंभिक पहचान, यानी अगर कोई भी बच्चा विकलांग होने वाला है तो उसकी रोकथाम करना, प्रारंभिक पहचान करना कि किस तरह से हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान पहचान करना और उसकी रोकथाम करना, ताकि जो विकलांगता है उसको रोका जा सके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विकलांगताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं, उनकी पहचान करके उन्हें रोका जा सकता है। इसीलिए प्रारंभिक रोकथाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा बाधा मुक्त वातावरण। बाधा मुक्त वातावरण के आप अंतर्गत के देखेंगे कि समाज में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो पूर्ण भागीदारी होती है उसको बढ़ाना और उनके लिए एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश करना, जैसे कि उनकी इच्छा अनुसार उन्हें जीने देना और उनके लिए स्थानों, भवनों, पार्कों और परिवारों और परिवहनों की जो व्यवस्था है उसको सुलभ बनाना, उससे आसान बनाना। ऐसे भवन बनाना जहाँ कोई भी विकलांग व्यक्ति आसानी से जा सके, जैसे कि व्हील चेयर वाला व्यक्ति है, वो सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकता, पर अगर उसके लिए रैंप वॉक बना दी जाए सीढ़ियों की जगह, तो वो आराम से उस जगह पर जा सकता है, उस बिल्डिंग में जा सकता है। तो इसीलिए एक ऐसा वातावरण बनाना जो बाधा मुक्त हो, जो कोई भी विकलांग व्यक्ति आराम से फिट हो सके, ऐसा बाधा मुक्त वातावरण बनाना। नेक्स्ट है हमारा विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चों के अंतर्गत आते हैं उन्हें पूरी देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह नीति विकलांग बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास सेवाओं और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, वास्तविक व्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए समावेशन को प्रभावित करती है। ऐसा समाज बनाती है जिसमें सभी बच्चों को समान रखा जा सकता है, जिसमें स्पेशली विकलांग बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकलांग महिलाएं। विकलांग महिला नीति है, यह विकलांग महिलाओं के लिए शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है और विकलांग महिलाओं को आगे बढ़ने और उन्हें शिक्षा देने में मदद करती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें सरकार द्वारा कुछ व्यय या राशि दी जाती है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, उन्हें समाज में समान रखा जा सके। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग कुछ कार्य नहीं कर पाते तो सरकार द्वारा उन्हें भत्ता दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, ताकि वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएँ और कोई भी उन्हें धक्के मार के ना निकाल पाए। अब कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनके पैसों की वजह से ही उन्हें रखते हैं अपने घर में, तो एटलीस्ट वो अपने परिवार से भी दूर नहीं रहते और उनकी देखभाल भी हो जाती है। तो इसलिए सरकार ऐसे भत्ते प्रदान करती है, ताकि जो विकलांग लोग हैं उनके जो जीवन है वो आसानी से सुलभ तरीके से हो सके, वो सुलभ तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। फिर है हमारी एनजीओ की भूमिका। बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जो एनजीओ द्वारा चलाई जाती हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होती हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी ये आगे बढ़ने के लिए, और ये उनके लिए नई-नई ये जो पॉलिसी होती हैं वो लाती हैं, ताकि विकलांग व्यक्तियों को आगे लेकर जाया जा सके। सरकारी भी होते हैं, ये गैर सरकारी भी होते हैं, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं विकलांग व्यक्तियों को आगे ले जाने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 क्या है। यानी भारतीय पुनर्वास अधिनियम जो हमारा 1992 आया था, ये क्या है और इसके अंतर्गत क्या आता है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 क्या है ये आपको बताना है। एंड देन भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है हमारा, ये मेनली जब लागू हुआ था, ये लागू हुआ 22 जून 1993 में जाकर ये मेनली लागू हुआ था। सही ढंग से जो लागू हुआ था ये हमारा 1993 में हुआ था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। ठीक है, यह उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है जो विकलांग लोगों को बिना किसी प्रशिक्षण यानी बिना किसी ट्रेनिंग के उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो बिना किसी ट्रेनिंग के, यानी उसे खुद नहीं पता कि क्या करना है विकलांग लोगों के साथ, और जाकर उन्हें बता रहा है कि नहीं भैया तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, ये सही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये सख्त कार्यवाही करता है। और ये एक रजिस्टर तैयार करता है जिसमें सभी लोगों के नाम होते हैं जो इस काबिल हैं कि हाँ वो विकलांग व्यक्तियों को ट्रेन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखता है कि बाहर से पढ़ने वाले व्यक्ति भी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पढ़कर आते हैं या फिर उनके लिए ट्रेन होते हैं, वो मान्य है या नहीं है,
इस चीज़ पर भी यही अधिनियम ध्यान रखता है और ये विकलांग व्यक्तियों के जो इसका उद्देश्य है वो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, ट्रेनिंग और इन पर ध्यान देना कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से उन्हें समाज में उनके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। यही कार्य करने का काम करता है ये जो अधिनियम है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये पूरी बुक का निचोड़ है आपके लिए, यानी इन क्वेश्चनों में से कोई भी आपके पेपर में आ सकता है और इन अधिनियमों में से कोई भी अधिनियम डेफिनेटली पूछा ही जाना है और ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं और ये पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनफ इतने पॉइंट हैं कि आप आराम से अपना पेपर कर पाएंगे। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको वर्ड टू वर्ड बताया जाए। अगर आपको पॉइंट भी बता दिए जाएँ तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहा है और जिसने मेरी पूरी ये बुक की वीडियो देखी है तो उसके लिए एक छोटी सी हिंट भी बहुत इनफ है पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए या 10-12 पेज लिखने के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत समझदार हैं, ये बात मैं खुद जानती हूँ। और अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फटाफट से कर दीजिए। मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें। और अपने आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं पीए प्रोग्राम के, आप उन सभी में मेरा लिंक जो है वीडियो का वो शेयर कर दीजिए और इसे वायरल कर दीजिए ताकि आपको भी और आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ, आप एक बहुत समझदार इंसान हैं और बहुत समझदारी से काम करने वाले हैं और आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा है और आपकी जो टीचर है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ओके? और आपको किस चीज़ की नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हैं, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।